Okay, Bismillahirrahmanirrahim. We are about to start our next lecture, which is on the chapter number 8 and the topic number 3, which is alkanes and also known as the paraffins. Let's just get the basic introduction. फोर बॉन्ड बना सकते हैं उसको सेटिस्फाई किया जाता है बाय द सिंगल सिंगल बॉन्ड विद द अदर कार्बन एटम और द हाइड्रोजन एटम. फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ कार्बन एटम. अगर इसका दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड है तो इसमें एक बॉन्ड कार्बन बना रहा है, बाकी तीन हाइड्रोजन्स बना रहे हैं. ठीक है. तो ये अल्केन है. सिंगल बॉन्ड से हम कार्बन की चार वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं. लेकिन अगर एक सिंगल कार्बन है तो वो चार बॉन्ड किसके साथ बनाता है? हाइड्रोजन के साथ बनाता है और अपनी वैलेंसी को क्या करता है? सेटिस्फाई करता है फोर वैलेंसी को. अगर सिंगल बॉन्ड से वैलेंसी जो है वो सेटिस्फाई हो रही हो तो हम इसको कह सकते हैं कि ये क्या है? ये है. अगर ठीक है, लेकिन अगर कार्बन और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा. अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं. ठीक है. तो जो अल्केन्स हैं वो हमेशा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं. पहली एग्जांपल इनकी मीथेन है. मीथेन जो है वो सिंपलेस्ट मेंबर है हमारी फैमिली का. जो हाइड्रोकार्बन है सिंपलेस्ट जो है वो फैमिली ऑफ हाइड्रोकार्बन में सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट मेंबर है वो मीथेन है. CH4 है, यानी कार्बन बॉन्डेड विद द फोर हाइड्रोजन एटम्स बाय यूजिंग अ सिंगल बॉन्ड. Each carbon atom in alkane is sp3 hybridized and has tetrahedral geometry. जो कार्बन एटम है अल्केन के ये तमाम sp3 हाइब्राइड हैं और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की फॉर्मेशन जो है. जी हाँ, मैंने आपको इतनी इन्फॉर्मेशन दे दी है. ये आपको ये बात आती है. अच्छा, जो अल्केन्स और पैराफिन्स हैं इनको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं. मैं बता रही थी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है. मीथेन जो कि CH4 है, सिंपलेस्ट मेम्ब्रेन है, मेंबर है इस फैमिली का. हर जो कार्बन एटम है अल्केन के अंदर वो sp3 हाइब्राइड होता है और इसका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होता है. इसका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री अब किस तरह से होता है? लेट मी शो यू ऑन द व्हाइट बोर्ड. दिस इज आवर कार्बन. फर्स्ट बॉन्ड, सेकेंड बॉन्ड. बेसिकली ये जो हमारे पास ज्योमेट्री आती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बाद हाइब्रिडाइजेशन. क्योंकि उन्होंने चार बॉन्ड की फॉर्मेशन की होती है. नाउ basically our main target is to complete the general method of the preparation. Just a second. Okay, I'm generating a poll and you have to answer this poll in next 30 seconds. Kindly answer this poll in next 30 seconds. That alkanes are also known as paraffin. Is that a yes or no?
I'm going to end poll in next 10 seconds. Kindly answer this poll. Okay, so yes, the paraffins are also known as the alkenes. Why alkenes को हम paraffin क्यों कहते हैं? तो basically जो paraffin word है, ठीक है, उसमें paraffin पैरा रिप्रेजेंट करता है वेरी लिटिल और फिन्स रिप्रेजेंट करता है एफिनिटी। अब एफिनिटी क्या है? बेसिकली एफिनिटी है अट्रैक्शन। तो जो अल्केन्स हैं उनके पास बहुत लिटिल एफिनिटी होती है, लिटिल अट्रैक्शन होती है टुवर्ड्स द बॉन्ड फॉर्मेशन। वो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करते। वो क्यों बॉन्ड फॉर्मेशन की तरफ लिटिल एफिनिटी या लिटिल अट्रैक्शन शो कर रहे होते हैं? क्योंकि जो कार्बन की वैलेंसी है 4, वो ऑलरेडी सेटिस्फाई होती है बाय ऑल सिंगल बॉन्ड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस मॉलिक्यूल के अंदर क्या है? सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। सारे जो सिंगल बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं। लेकिन अगर इथीन हो, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसका एक ये सिग्मा बॉन्ड होगा, दूसरा पाई बॉन्ड होगा। अब अगर एक हमारे पास ये मॉलिक्यूल हो और एक हमारे पास ये मॉलिक्यूल हो जिसके साथ फर्दर आगे दो हाइड्रोजन भी अटैच हैं, कौन जल्दी बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा? द दिस वन और दिस वन? ऑब्वियसली दिस वन। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक पाई बॉन्ड मौजूद है। हमें पता है जो पाई बॉन्ड होता है वो बहुत आसानी से ब्रेक हो सकता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू सिग्मा बॉन्ड। अगर इस कार्बन ने, इस मॉलिक्यूल ने कहीं पे बॉन्डिंग करनी है तो उसके लिए जरूरी है कि ये वाला बॉन्ड तोड़े या कोई भी कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करे। कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड कौन सा? सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए? बहुत ज्यादा एनर्जी। लेकिन इस वाले मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन और कार्बन के बीच बने हुए पाई बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं है, जिसकी वजह से इन दोनों में अगर हम देखें तो रिएक्टिव ज्यादा कौन निकलता है? जिसके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, या ऐसा मॉलिक्यूल हम कह सकते हैं जिसमें कार्बन की वैलेंसी को सिंगल बॉन्ड की जगह डबल या ट्रिपल बॉन्ड से सेटिस्फाई किया हो। वो मॉलिक्यूल ज्यादा एफिनिटी या अट्रैक्शन रखते हैं टुवर्ड्स द रिएक्टिविटी एज कंपेयर टू द मॉलिक्यूल जिसके अंदर कार्बन की तमाम यानी 4 वैलेंसी को सिंगल बॉन्ड के जरिए सेटिस्फाई किया हो। वो अट्रैक्शन कम रखता है टुवर्ड्स रिएक्टिविटी। तो दिस इज द मेन रीजन। दूसरा हमारे पास इस चीज को एक्सप्लेन करने का एक सिंपल सा पॉइंट ये है कि हमने अभी कहा कि जो हमारे पास अल्केन है वो sp3 है। युष्बा गोल, आपको मैंने लिखने की परमिशन दे दी है और माइक की भी दे दी है। फिर एनी क्वेश्चन अगर आप को मैं रिवाइज करवा दूं? हमने अभी तक सिर्फ अल्केन और पैराफिन की बेसिक डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट क्लियर किया है कि उनकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री क्यों होती है और वह sp3 हाइब्रिडाइज क्यों होता है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हमने क्या करते हैं कि एक s और px py और pz तीनों इन्वॉल्व होते हैं। जब हाइब्रिडाइजेशन होती है तो क्या हमारे पास बनते हैं? 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाते हैं, सेम साइज सेम एनर्जी के। वो जब 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अरेंज होते हैं तो हमेशा sp3 में क्या शेप बनती है? टेट्राहेड्रल शेप बनती है। टेट्राहेड्रल शेप का एंगल कितना हमारे पास आता है? हमेशा आता है 109.5। ये वो बेसिक कॉन्सेप्ट था जो आपकी फर्स्ट ईयर से था, वो मैंने फॉर द क्लियरेंस डिवाइस करवा दिया। बच्चे अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन है काइंडली मुझे बता दें। साइड पे चैट बॉक्स है बेटा, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसमें लिख सकते हैं, आपको लिखने की परमिशन मैंने दी हुई है। सो देयर आर जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन जो कि हमारा टारगेट है।
कि जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स, जो हमारे अल्केन्स हैं उनको बनाने के जनरल मेथड कौन कौन से हैं। तो बेसिक 5 मेथड हैं जिनके जरिए हम अल्केन्स की फॉर्मेशन करवा सकते हैं। नंबर 1 is the hydrogenation of unsaturated hydrocarbons, also known as the Beer-Sandrins reaction. Basically hydrogenation of unsaturated hydrocarbons का क्या मतलब है। नाउ इफ वी हैव अ डबल बॉन्ड, अगर हमारे पास डबल बॉन्ड हो, याद रखें इफ यू हैव डबल बॉन्ड और डबल है, ट्रिपल है, जितना भी लंबी कार्बन चेन है, जितना भी बड़ा मॉलिक्यूल है, इफ यू want to convert that double bond into single bond or triple bond into single bond, you are supposed to add the hydrogen। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है, कार्बन कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, दोनों को एक एक हाइड्रोजन की जरूरत है। सिंपली हम हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस करते हैं, हम हाइड्रोजन के एडिशन करते हैं। हमने 2 हाइड्रोजन डाले हैं, एक हाइड्रोजन इसके पास जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन इसके पास जाएगा, कार्बन कार्बन जहाँ डबल बॉन्ड था वहां सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। इसको हम कहते हैं हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन की एडिशन, ठीक है। So this is hydrogenation, हाइड्रोजन की एडिशन, also known as the Beer-Sandrins reaction। अल्काइल हेलाइड्स के जरिए, अल्काइल हेलाइड्स हमारे पास क्या है, कोई भी आर चेन, आर चेन हमारे पास क्या हो सकती है, कोई भी CH3 CH2, कोई भी कार्बन की बेसिकली अगर हमारे पास चेन हो तो उसको हम आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, उसके साथ एक्स, एक्स क्या होते हैं, केमिस्ट्री में एक्स हमेशा रिप्रेजेंट होते हैं हेलोजेंस से। हेलोजेंस कौन कौन से हमारे पास 118 में से कौन कौन से हेलोजेंस हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो जब हम, मैंने अभी बात की है कि अल्काइल हेलाइड से हम अल्केन बना सकते हैं, तो उसके अंदर हमारे पास क्या आएगा, कोई भी कार्बन की चेन, फ्लोरीन भी लगा सकता है, कार्बन की चेन क्लोरीन भी लगा सकता है, कार्बन की चेन ब्रोमीन भी लगा सकता है, और कार्बन की चेन के साथ आयोडीन भी हो सकता है। ये तमाम अल्काइल हेलाइड्स हैं। कार्बन की चेन में एक कार्बन भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन, और लॉन्ग चेन भी हो सकती है कार्बन की। अगला है पॉइंट नंबर 3, डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स फ्रॉम द कार्बोनाइल कंपाउंड्स, यानी एल्डिहाइड। कार्बोनाइल कंपाउंड हमेशा एल्डिहाइड्स और कीटोन्स होते हैं। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स से हम अल्केन्स की प्रिपरेशन करेंगे, और इन लास्ट वी विल डू द प्रिपरेशन ऑफ alkanes or the paraffins by using a Grignard reagent। So let's just start hydrogenation of unsaturated hydrocarbon। Unsaturated hydrocarbons की हाइड्रोजनेशन हमने करनी है। नाउ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कोई भी हो सकता है, मैंने बताया डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। जो हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्केन्स और अल्काइंस है, अल्काइंस यानी ट्रिपल बॉन्ड्स और अल्केन मतलब डबल बॉन्ड। तो जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड की हाइड्रोजनेशन है यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, वो किस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है, निकल कैटलिस्ट यानी Na। कैटलिस्ट हमेशा एरो के ऊपर लिखना है, टेम्परेचर कोशिश करनी है हमेशा एरो के नीचे लिखा जाए, एट 200 से 300 डिग्री सी, ठीक है। और ये क्या बनाता है, जब एक कोई भी अल्कीन या अल्काइन है जिसको आपने कैटलिस्ट डाला है निकल, और 200 से 300 डिग्री से का टेम्परेचर दिया है, तो क्या फॉर्म होगा, हमारे पास अल्कीन की फॉर्मेशन होगी हमारे पास, ठीक है। अब हर रिएक्शन में ये पॉइंट, पहला पॉइंट लिखने के बाद हमने हेडिंग देनी है जनरल रिएक्शन की। दिस इज फॉर योर पेपर। सबसे पहले जनरल रिएक्शन की हेडिंग दें। नाउ डू द जनरल रिएक्शन। जनरल रिएक्शन में कार्बन चेन को आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जनरल रिएक्शन में हेलोजेंस को एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन से ही H2 से ही करेंगे, निकल कैटलिस्ट है, टेम्परेचर, ठीक है। बनने वाला प्रोडक्ट इधर हमने लिखना है, वो क्या बनेगा, अच्छा इधर सॉरी, हम डबल बॉन्ड बनाएंगे अभी, वो दूसरा रिएक्शन है, ठीक है। इसके साथ आर को हम कनेक्ट कर सकते हैं। अब जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा उसमें सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये इस तरह से हम सिंपल जनरल रिएक्शन लिख सकते हैं।
सबसे पहले हम जनरल रिएक्शन की हेडिंग देते हैं और इस तरह से जनरल रिएक्शन को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। आफ्टर दैट हम अब आगे एग्जांपल देंगे, हेडिंग देंगे अपने एग्जांपल की। अब इस एग्जांपल में ये क्या चीज है, ये इथीन है जो कि अल्कीन है, यानी डबल बॉन्ड है। इस डबल बॉन्ड में हमने हाइड्रोजन डाला, कैटलिस्ट निकल डाला, 200-300 डिग्री सी टेम्परेचर दिया और हमारे पास क्या बना है, इथेन बना है। इथेन हमारे पास क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अभी फिलहाल इसका मैकेनिज्म हमारे पास नहीं है, यानी हमने इसका मैकेनिज्म नहीं करना है। जो हाइड्रोजनेशन है यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, कैन ऑल्सो बी कैरिड आउट विद द प्लैटिनम और द प्लैटिनम एट द रूम टेम्परेचर, बट दे आर एक्सपेंसिव देन द निकल। तो अब ये कैटलिस्ट की लिस्ट है दैट कैन कम इन योर MCQs, कि अगर हमने सबेटियर-सेंड्रेन रिएक्शन करना है या हमने हाइड्रोजनेशन करनी है अल्कीन की या अल्काइन की। अब अल्कीन अल्काइन की जगह इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन कोई भी नाम दिया जा सकता है। याद रखें जिसके एंड पे ENE होगा वो डबल बॉन्ड, YNE होगा तो ट्रिपल बॉन्ड। इसकी आपने हाइड्रोजनेशन करनी है या सेबेटियर-सेंड्रेन रिएक्शन करना है तो उसके लिए आप अदर देन निकल कौन सा कैटलिस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कौन सा है, वो है प्लैटिनम और प्लाटिनम। प्लाटिनम PD से रिप्रेजेंट किया होगा MCQ में और प्लैटिनम PT से रिप्रेजेंट किया होगा। निकल को प्रेफरेंस क्यों है, क्योंकि ये क्या है, ये चीप मेटल है एज कंपेयर टू प्लैटिनम एंड प्लैटिनम, ये एक्सपेंसिव है। ठीक है, ये एक्सपेंसिव है इसलिए इसकी बजाय हम निकल को प्रेफर करते हैं। लेकिन इन तीनों कैटलिस्ट के अंदर से, दिस इज फॉर योर जनरल नॉलेज, इन तीनों कैटलिस्ट में से जो सबसे ज्यादा प्रेफरेबल कैटलिस्ट है एक्सपेंसिव वाले पॉइंट के अलावा, ठीक है। अब एक्सपेंसिव प्लैटिनम प्लैटिनम है, लेकिन जिसकी एफिशिएंसी अच्छी है, जो सबसे ज्यादा नॉन रिएक्टिव और जो रिएक्शन सबसे ज्यादा फास्ट करवा सकता है, वो हमेशा प्लैटिनम होता है। क्यों? क्योंकि प्लैटिनम हमारे पूरे जो 118 पीरियोडिक टेबल में से 118 एलिमेंट्स हैं, उनमें से सबसे ज्यादा नॉन रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है, याद रखें वो प्लैटिनम है। सबसे ज्यादा नॉन रिएक्टिव प्लैटिनम है। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे आता है जो कि नॉन रिएक्टिव, वो गोल्ड है और थर्ड पे सिल्वर है। लेकिन सबसे ज्यादा नॉन रिएक्टिव एलिमेंट प्लैटिनम है और सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव भी प्लैटिनम है, इसलिए हम निकल को प्रेफर करते हैं। अच्छा, तो जो हाइड्रोजनेशन है इसको हम लोग प्लैटिनम प्लैटिनम के साथ एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। अब याद रखें अगर कभी भूल जाता है कि निकल था और निकल का टेम्परेचर क्या था, 200 से 300 डिग्री सी था, तो यू कैन यूज प्लैटिनम PT और प्लैटिनम एज वेल इन योर रिएक्शन इन योर पेपर, लेकिन फिर साथ टेम्परेचर 25 डिग्री सी विच इज रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो आप सिंपल इसके साथ 25 डिग्री सी रूम टेम्परेचर लिखेंगे। द मेथड इज ऑफ इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस। ये जो सबेटियर-सेंड्रेन रिएक्शंस है या हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये इंडस्ट्रियली जो है वो हम इसको डील करते हैं। जो प्रोडक्शन है वेजिटेबल घी की, ठीक है, बाय द कैटालिटिकल हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। ऑयल से कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हुए जो घी की फॉर्मेशन करवानी है, यानी अनसेचुरेटेड फैटी एसिड से हमने सैचुरेटेड फैटी एसिड बनाना है। ये एग्जांपल है इस एप्लीकेशन की। Now this short question can come in your paper that write the application of Sabatier-Sandrin reaction. So what is the application of Sabatier-Sandrin reaction? The production of vegetable ghee, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल घी बाय द कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। ऑयल की कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करते हुए वेजिटेबल घी का बनाना इज द एप्लीकेशन ऑफ Sabatier-Sandrin या हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अच्छा बच्चे, यहाँ तक हमारा ये एक्सप्लेनेशन थी इसकी और साथ ये रिएक्शन था। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी नेक्स्ट 1 मिनट। हमाद बेटे कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें रिलेटेड टू द Sabatier-Sandrin reaction. If not, then we are moving towards the second reaction, which is from the alkyl halide. Okay, our next reaction is to prepare the alkanes from the alkyl halide. ठीक है, अल्काइल हैलाइड को हमने अभी रिप्रेजेंट करना सीखा है कि हम किस तरह से उसको लिख सकते हैं। कोई भी आर चेन साथ एक्स एक्स क्या हमारे पास आ जाता है, कोई भी हैलाइड का ग्रुप। हैलाइड क्या है, हेलोजेंस हैं। तो अगर आर आई है, आर बी आर हो सकता है, आर क्लोरीन हो सकता है, आर फ्लोरीन हो सकता है। नाउ
An alkane is produced from the alkyl halide react with the zinc in the presence of an aqueous acid. अब अगर हम लोगों ने अल्काइल हैलाइड से अल्केन बनाना है तो उसके अंदर हम निकल प्लाटिनम यूज नहीं करेंगे, हम कौन सा मेटल यूज करेंगे, हम जिंक करेंगे। नाउ रिमेंबर दिस, अगर तो एज अ कैटलिस्ट कोई चीज इस्तेमाल होती है, उसका टेम्परेचर कोई डिफरेंट है या उसके अंदर प्रोटॉन की एडिशन हमने की है एज अ कैटलिस्ट, तो वो हमेशा एरो के ऊपर या नीचे लिखे जाएंगे। लेकिन अगर कोई चीज अगर रिएक्टेंट इस्तेमाल हो रही है तो वो एरो के ऊपर या नीचे लिखे जाने के बजाय अलोंग विद द रिएक्टेंट्स लिखे जाएंगे। जैसे कि अब इस रिएक्शन में अगर हम देखें तो जिंक जो है वो एज अ कैटलिस्ट अभी इधर इस्तेमाल नहीं हुआ है। जिंक हमारे रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है। हमने क्या कहा है कि जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्वस एसिड। एक्वस एसिड का क्या मतलब है? प्रोटॉन, एच पॉजिटिव बेसिकली प्रोड्यूस होना चाहिए। जब भी हम एक्वस चीज की बात करते हैं तो उसमें जरूरी होता है कि प्रोटॉन प्रोड्यूस हो। पूरा एसिड लिखने की बजाय HCl H2SO4 लिखने के बजाय हम सिंपल एच पॉजिटिव लिख देते हैं। इसका मतलब होता है एक्वस एसिड है, यानी पानी में डालने के बाद एक्वस सोल्यूशन के जाने के अंदर जाने के बाद ये आयंस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। नेगेटिव आयन सेपरेट हो रहे हैं, पॉजिटिव आयन सेपरेट हो रहे हैं। हमारा कंसर्न सिर्फ एच पॉजिटिव के साथ होता है, इसलिए हम जनरल रिएक्शन में डायरेक्ट एच पॉजिटिव लिख देते हैं, जिसका मतलब एक्वस एसिड होता है। अब हमारे पास मिथाइल आयोडाइड है जो कि अल्काइल हैलाइड है। इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड एच पॉजिटिव हमारे पास क्या बन रहा है? ये CH3 और I का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये पॉजिटिव वाली चीज इस CH3 के पास जा रही है। ठीक है, ये जिंक, ये आयोडीन और ये आयोडीन रिलीज हुए और जिंक आयोडाइड बन गया है, जो कि प्रेसिपिटेट की फॉर्म्स में जाके दूसरी तरफ कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास है CH3I जो कि हमारा आयोडाइड है। साथ मैंने कहा हम जिंक मेटल डालते हैं। ठीक है, साथ में ये जो आयोडीन का आयन प्रेजेंट है ये ओवरऑल हमारे बीकर के अंदर जो है वो हमारे पास पड़ा हुआ है। अब मैं बताती हूँ ये प्रोड्यूस कैसे होता है। सबसे पहले जब हम ये दो चीजें आपस में डालते हैं और इसकी प्रेजेंस पहले से ही है हमारे सोल्यूशन के अंदर, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है। ठीक है, अब और साथ हमारे पास एक्वस एसिड भी है। ठीक है, ये एक्वस एसिड यानी एच पॉजिटिव इसके ऊपर अटैक करता है और यहाँ पे हमारा बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो सबसे पहली चीज क्या बनती है? CH3H जो प्रोटॉन लगा है, जिसे हम CH4 के तौर पे भी लिख सकते हैं। अब हमारे पास ये चीज खत्म हो गई है, ये भी खत्म हो गया क्योंकि इन्होंने आपस में बॉन्ड बना लिया। ठीक है, ये पीछे अब हमारे पास रिएक्टेंट में ये बची हैं तीन चीजें। जिंक की, इफ यू रिमेंबर फ्रॉम क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 पेज 9, जिंक की वैलेंसी क्या है या जिंक की कितने इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी है? वो है +2। अगर जिंक की वैलेंसी को मैं कह रही हूँ कि ये वो +2 है, इसका मतलब इसने दो बॉन्ड बनाने हैं। अब अगर हम ऊपर देखें, जिंक अभी स्टेबल फॉर्म में, लेकिन ये दो बॉन्ड बना सकता है, +2 बना सकता है। ठीक है, ये +2 है, इसका मतलब इसको दो चीजें चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए, एक आयोडीन दूसरा आयोडीन। दो आयोडीन हमारे पास मौजूद हैं, दोनों के पास नेगेटिव साइन है। नेगेटिव साइन का मतलब क्या है कि इन दोनों के पास एक एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। क्या करेंगे? जिंक इस आयोडाइन और इस आयोडीन के साथ बॉन्ड बना लेगा और ZnI2 की फॉर्मेशन हमारे पास हो जाएगी। जिंक की कैपेसिटी 2 होती है, आयोडीन की कैपेसिटी -1 होती है। अब इस चीज को कैसे याद रखा जाए? जितने भी हेलोजेंस है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब के आउटर मोस्ट शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, यानी 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। इन्हें अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है? हमेशा सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। जिंक कितने इलेक्ट्रॉन देने को तैयार है? 2 इलेक्ट्रॉन देने को तैयार है। आयोडीन कितना इलेक्ट्रॉन लेने को तैयार है? 1। तो अपना एक इलेक्ट्रॉन जिंक इसको दे देता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा आयोडीन को दे देता है, जिसकी वजह से ZnI2 की फॉर्मेशन हो जाती है
और ये एक स्टेबल मॉलिक्यूल बन जाता है। लेकिन अगर हम डीप इनसाइड देखें तो इसके ऊपर +2 और इसके ऊपर -2 का चार्ज होता है, क्योंकि 2 आयोडीन है, तो हम इसको -1 × 2 लिख देते हैं। तो ये इस रिएक्शन की एक्सप्लेनेशन है, जिसके अंदर हमने मिथाइल आयोडाइड से क्या बनाया है, मीथेन बनाया, विच इज CH4। मीथेन CH4 है, CH4 से सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, ये वही रिएक्शन है। नाउ दिस इज द सेकेंड रिएक्शन, जिसके अंदर 2 ब्रोमोब्यूटेन, ठीक है, 2 ब्रोमोब्यूटेन। अगर आपने चैप्टर नंबर 7 की किया है, या इसी चैप्टर का जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था जिसके अंदर मैंने नाम लिखना सिखाए थे कि किस तरह से हम नंबरिंग कर सकते हैं, की है, तो आपको पता होगा कि इधर अब हम नंबरिंग इस वाले मॉलिक्यूल की कैसे शुरू करेंगे। जो हमारा ये अटैचमेंट है, ये इस कॉर्नर के सबसे ज्यादा करीब है, इसलिए हम इसको कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 का नाम देखें। कार्बन 2 के ऊपर ब्रोमीन अटैच है, तो इसका नाम क्या हो गया, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ब्यूटेन क्यों, क्योंकि 4 कार्बन है, 4 कार्बन वाले को ब्यूट, ब्यूट मतलब 4, एन का मतलब अल्कीन, तो 2 ब्रोमोब्यूटेन का नाम दिया है। 2 ब्रोमोब्यूटेन के अंदर हमने जिंक डाला है, H+ डाला है, ब्रोमीन डाला है। ये ब्रोमीन ऑलरेडी पहले मौजूद है। अब क्या होगा, सबसे पहले ये H+ जाके इस CH के ऊपर अटैक करेगा और इन दोनों का बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, CH3 CH2, अब हाइड्रोजन भी अटैच हो गया, CH2 CH3 बन के N ब्यूटेन हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। दूसरी तरफ एक जिंक एक ब्रोमीन, दूसरा ब्रोमीन प्रेजेंट होगा। जिंक की वैलेंसी +2 है, +2 दो ब्रोमीन लेगा और जिंक ब्रोमाइड बना देगा। पहले जिंक आयोडाइड बना था, अब जिंक ब्रोमाइड बना है। ठीक है, तो ये दो रिएक्शंस आपके एक्सप्लेनेशन के हैं। इसमें भी वही करना है, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, इंट्रोडक्टरी 2 लाइंस, जनरल रिएक्शन की हेडिंग, ड्रॉ द जनरल रिएक्शन, जिसके अंदर CH3 की जगह आप R रिप्रेजेंट करेंगे, आयोडीन की जगह आप X रिप्रेजेंट करेंगे, जिंक की जगह जिंक रिप्रेजेंट करेंगे, H+। रिएक्शन होगा इधर R की फॉर्मेशन हो जाएगी और साथ XI2 की फॉर्मेशन हो जाएगी, सॉरी ZnX2 की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये गलत हो गया, चलो। उसके बाद फिर आप एग्जाम्पल की हेडिंग देंगे, एग्जाम्पल नंबर 1 ड्रॉ करेंगे इधर मिथाइल आयोडाइड की, एग्जाम्पल नंबर 2 ड्रॉ करेंगे 2 ब्रोमोब्यूटेन की। ये नंबरिंग देने की जरूरत नहीं है, जस्ट फॉर योर रिवीजन फॉर दिस लेक्चर। Alkenes can also be prepared from the alkyl halide. Alkenes को alkyl halide से prepare किया जा सकता है using platinum charcoal as a catalyst। ठीक है, अब अगर इस तरह से कंडीशन है कि we don't have a facility of zinc metal as a reactant, तो फिर हम जिंक के मेटल को डालने के बजाय कैटलिस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि है प्लाटिनम PD चारकोल, यानी कार्बन बेसिकली, PDC catalyst। ठीक है, बट यू आर नॉट गोइंग टू राइट दिस फॉर्म इन योर पेपर। प्लाटिनम चारकोल एज अ कैटलिस्ट या प्लाटिनम/C लिखा जा सकता है। ठीक है, अब है दिस मेथड इज नोन एज द हाइड्रोजिनोलाइसिस, यानी हाइड्रोजनेशन अकम्पेन्ड बाय द बॉन्ड क्लीवेज। हाइड्रोजिनोलाइसिस, नाउ यू कैन ऑल्सो मेक एन सेपरेट हेडिंग एज हाइड्रोजिनोलाइसिस, जिसके अंदर आप ये रिएक्शन एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये इसका डिफरेंस दूसरे से क्या है, हो रही हाइड्रोजनेशन ही है, लेकिन उसके अंदर जिंक मेटल था, इसमें प्लाटिनम चारकोल इस्तेमाल हो रहा है और इसके अंदर बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है। बॉन्ड क्लीवेज क्या है वो मैं भी समझाती हूँ। दिस इज द जनरल रिएक्शन RX, हमें पता है R कार्बन चेन, X हेलाइड है, H2 हाइड्रोजनेशन के लिए H2 का होना जरूरी है, चारकोल और प्लाटिनम हमारे कैटलिस्ट हैं, और ये जो ट्राइंगल बनती है ये हीट के लिए बनती है, यानी टेम्परेचर उन्होंने रेकमेंड नहीं अभी किया, अभी जनरल रिएक्शन है, तो जस्ट डेल्टा का मतलब है हाई टेम्परेचर की हीट देनी है। बॉन्ड ब्रेक होगा, हाइड्रोजन इसके साथ जाके अटैच होगा, यहाँ पे हमारे पास वैसे ही अल्केन की फॉर्मेशन हो जाएगी, और एक हाइड्रोजन इसके साथ अटैच होगा, दूसरा हमारे हेलोजन के साथ अटैच होके हेलोजन एसिड बना देगा, क्योंकि अब इस हेलोजन के पास हाइड्रोजन मौजूद है, तो ये हेलोजन एसिड कहलाएगा। ठीक है, हो क्या रहा है हमारे पास, just a second, I'll elaborate this reaction on the whiteboard। ये अब जनरल की जगह हम एग्जांपल ले रहे हैं, क्लोरीन CH3Cl है, इन द प्रेजेंस ऑफ
protons H2. Temperature is not fixed, so we are going to draw this triangle in the presence of platinum and charcoal catalyst. ये पूरा अमलगम है, प्लैटिनम चारकोल एक साथ जुड़े हुआ कैटलिस्ट हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, CH3। अब इस कार्बन को अपनी चौथी वैलेंसी पूरी करने के लिए सिर्फ एक हाइड्रोजन की जरूरत है, तो CH3H बन गया। अच्छा, ठीक है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच हो गया, इसको हम डायरेक्ट CH4 भी लिख सकते हैं, ठीक हो गया। मीथेन बन गया। अब एक्चुअल में हम उन चीजों को रिमूव कर देते हैं जो हमारे पास नहीं है। अब ये रहा है, अब पीछे हमारे पास इन रिएक्टेंट्स हमारे पास ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव रह जाता है, ठीक है। बाकी तो ये बन गया। जब ये पॉजिटिव नेगेटिव आपस में मिलते हैं तो HCl बनाते हैं, हमें पता है HCl तो एसिड है, तो हम इसको क्या कह देते हैं, इस एसिड के अंदर एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है, तो ये क्या है, ये है हेलो एसिड, HALO। हेलो रिप्रेजेंट हेलोजन का एसिड, तो हेलो एसिड, हेलो डैश डालें आगे एसिड, हेलो एसिड में हमने क्या बनाया, हमने बनाया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो ये जनरल रिएक्शन और ये उसकी एक्सप्लेनेशन। नाउ आवर नेक्स्ट रिएक्शन इज decarboxylation of monocarboxylic acid, ठीक है। Our next reaction is decarboxylation of monocarboxylic acid। जब सोडियम सॉल्ट फैटी एसिड के हम हीट करते हैं विद द सोडा लाइम, सोडा लाइम क्या है, CaO और कास्टिक सोडा का मिक्सचर है। प्रिपेयर्ड बाय सोकिंग द क्विकलाइम, सबसे पहले हम क्विकलाइम को CaO को लिक्विड में या पानी में सोक करते हैं, फिर कास्टिक सोडा का जो सोल्यूशन है वो उन दोनों को मिक्स करते हैं और फिर ड्राई करते हैं, तो जो पीछे हमारे पास पाउडर फॉर्म बचती है वो हमारा सोडा लाइम होता है। जब हम किसी भी सोडियम सॉल्ट यानी Na सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड को हीट करते हैं सोडा लाइम के साथ, तो हमारे पास अल्केन की प्रोडक्शन होती है। दे एलिमिनेट अ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म अल्केन। अब अगर आपको MCQ आ जाता है कि वो रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिमूव होती है, तो वो क्या है, डी कार्बोक्सिलेशन। डी मतलब रिमूव करना, कार्बोक्सिलेशन यानी कार्बन रिलेटेड प्रोडक्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड यानी एक कार्बन एक CO2 वाला एसिड या एक COOH वाला एसिड, एक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर से डीकार्बोक्सिलेशन करना यानी रिमूव करना इज कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। नाउ हियर दिस इज योर जनरल रिएक्शन, RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव हमारे पास मौजूद है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होता है, COOH ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। इसके पास सिर्फ एक है, इसका मतलब ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है। इसकी डीकार्बोक्सिलेशन करानी है यानी ये C डबल बॉन्ड OOH का जो ग्रुप इसके अंदर एक मौजूद है उसे भी खत्म करवाना है। सोडियम सॉल्ट है एसिड का, सोडियम सॉल्ट है एसिड का, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने डाला है, NaOH हमने डाला है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम CaO और टेम्परेचर डेल्टा इज नॉट फिक्स, इसे हमने ट्राइंगल बना दिया, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, ये इधर बॉन्ड ब्रेकेज हो रहा है, ठीक है, इधर से ये ब्रेक हो रहा है, हमारे पास RH की फॉर्मेशन हो रही है और सोडियम इस पोर्शन और इस ऑक्सीजन के साथ मिलके सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 बना रहा है। मैं आपको रिएक्शन व्हाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। बेसिकली ब्रेकिंग ऐसे हो रही है, ये RH के साथ मिलके RH बना रहा है,
ठीक है, ये सोडियम इस ऑक्सीजन को भी इसके साथ कार्बन बॉन्ड फॉर्मेट करता है और हमारे पास सोडियम कार्बोनेट बन जाता है। नेक्स्ट वी हैव इन ये जो डी कार्बोक्सिलेशन है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की, ये हम कर सकते हैं कॉल्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड के जरिए भी। जब कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो इलेक्ट्रोलाइज हो, अल्केन प्रोड्यूस होता है। ये मेथड से सुटेबल होता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द सिमेट्रिकल अल्केन। सिमेट्रिकल अल्केन्स की प्रिपरेशन के लिए दिस इज इंपॉर्टेंट, मीथेन प्रिपेयर नहीं हो सकता क्योंकि वो एक सिमेट्रिकल अल्केन नहीं है। ठीक है, सिंपल CH4 है, वो सिमेट्रिकल अल्केन नहीं है। सिमेट्रिकल अल्केन हो सकती है CH3 CH3। ठीक है, CH3 यहाँ 2 आ जाएगा, CH3, ये सारी सिमेट्रिकल अल्केन्स होती हैं। मीथेन जो है वो कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से नहीं बन सकती, सो दिस कैन कम इन योर MCQ के वो कौन सा मेथड है जिसके जरिए मीथेन जो कि एक अल्केन है उसकी फॉर्मेशन नहीं हो सकती, तो कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक मेथड है क्योंकि उसके अंदर से सिमेट्रिकल अल्केन्स बन सकते हैं और जो मीथेन इट्स नॉट अ सिमेट्रिकल अल्केन। सो दिस इज योर सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके अंदर हम पानी डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की गैस रिमूव होती है, साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होती है, हाइड्रोजन गैस भी रिमूव होती है और साथ हमारे पास अल्केन बन जाता है। इट इज नॉन टू इन्वॉल्व द फॉलोइंग मैकेनिज्म। नाउ दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। बेसिकली सबसे पहले हमारे पास पोटाशियम सॉल्ट या सोडियम सॉल्ट, कोई भी सॉल्ट हम ले सकते हैं मेटल का, हम यहाँ पे ये ले रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। रिएक्शन हो रहा है जिसके अंदर ये जो पोटाशियम है ये ब्रेक हो रहा है, पोटाशियम सेपरेट हो रहा है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड विद द नेगेटिव चार्ज, कार्बोक्सिलिक एसिड विद द नेगेटिव चार्ज हमारे पास बचता है, CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव हमारे पास बचता है। अब ये जो CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव है, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं जिसके नतीजे में 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के ऊपर से रिमूव हो जाते हैं और हमारे पास ये जो डॉट है दैट रिप्रेजेंट के 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए हैं। फर्दर ये जो CH3 C डबल बॉन्ड O डॉट है, अब ये चेंज हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाती है यानी CO2 रिमूव हो जाता है और पीछे से CH3, कार्बन के ऊपर डॉट है यानी अब कार्बन ने बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सकता है क्योंकि उधर बॉन्ड की कमी है। कार्बन ने कितने 4 बॉन्ड बनाने होते हैं, इधर कार्बन ने कितने सिर्फ 3 बनाए हुए हैं। ठीक है, अब दो CH3 दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है या दोनों को एक एक बॉन्ड बनाने की जरूरत है, दोनों आपस में बॉन्ड करते हैं और हमारे पास अल्केन की फॉर्मेशन हो जाती है। ये हमारा सिंपल मैकेनिज्म है और ये एक्सप्लेनेशन है कि जब पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड OH एसिटिक एसिड है, इलेक्ट्रोलाइज होता है, एसिटेट आयन माइग्रेट करता है टुवर्ड्स द एनोड और इलेक्ट्रॉन दे देता है टू प्रोड्यूस द एसिटेट फ्री रेडिकल जिसके ऊपर डॉट है, which decomposes to give the methyl free radical। हमारे पास मिथाइल फ्री रेडिकल यानी CH3 डॉट प्रोड्यूस हो जाता है, साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाती है, ये रिमूव हो जाती है, ये आपस में दो CH3 डॉट्स यानी फ्री रेडिकल या मिथाइल रेडिकल आपस में मिलते हैं और हमारे पास CH3 यानी मिथेन अल्केन बन जाता है जो कि इथेन है। कैथोड के ऊपर क्या हो रहा है, जो वाटर है और जो 2 इलेक्ट्रॉन हमारे रिमूव कर हुए थे, ये आपस में दोनों अटैच होते हैं, 2 हाइड्रोक्साइड आयन और H2 गैस प्रोड्यूस हो जाती है और जो शुरू में पोटेशियम आयन के पॉजिटिव हमारा रिलीज हुआ था वो इस हाइड्रोक्साइड आयन के साथ मिलता है और KOH जो कि हमारी बेस है उसकी फॉर्मेशन हो जाती है। दिस रिएक्शन हैज लिमिटेड सिमेट्रिकल एप्लीकेशन एज इट फॉर्म्स नंबर ऑफ साइड प्रोडक्ट्स। नंबर ऑफ साइड प्रोडक्ट यानी इसमें बेस की प्रोडक्शन भी हो रही है, हाइड्रोजन गैस की प्रोडक्शन भी हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन भी हो रही है, ये तीनों साइड प्रोडक्ट्स हैं और इसके साथ हमारे मेन प्रोडक्ट जो कि अल्केन है उसकी फॉर्मेशन तो हो ही रही है। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दीज 3 प्रिपरेशन मेथड्स देन यू कैन आस्क मी नेक्स्ट 1 मिनट। हमने आज 3 बेसिकली जो है वो प्रिपरेशंस की हैं अल्केन की, जिसके अंदर हमारे पास आई है हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी सेबेस्टियर-स्टैंडर्स रिएक्शन, जिसके अंदर हम हाइड्रोजनेशन यानी हाइड्रोजन के एडिशन करवाते हैं फ्रॉम अल्काइल हैलाइड और डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। कल हम इनको रिवाइज करेंगे और साथ हम फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स यानी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स और फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो प्रोड्यूस करेंगे हमारा अल्केन। अलोंग विद दैट वी विल
study the uses of alkanes as well. If you have any question, you can ask me next 1 minute. If not, then you can ask me in the first 5 minutes of next lecture. Okay, so you have no question. So thank you and Allah Hafiz.